यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो मेंस का आंसर राइटिंग यहाँ पर चल रहा था प्रोग्राम, ठीक है। इसका टेस्ट नंबर 18 है, राइट। टेस्ट नंबर 18 देखेंगे यहाँ पे। इसका जो ये पूरा पीडीएफ था मैं आपको टेलीग्राम पे पहले दे चुका था कि अपना जो आंसर आप लिख सकते हो, तो इससे पहले लिख के आप डिपॉजिट कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको यहाँ से बताऊंगा कि कैसे कैसे आप यहाँ पे और पॉइंट ऐड कर सकते हो, क्या कैसे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको पीडीएफ दे चुका, तो यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो 4 क्वेश्चन दिए थे, चारों क्वेश्चन कहाँ से समझाऊंगा कैसे कैसे आपको यहाँ से लिखना है, राइट। GS2 का है, पॉलिटी का, और यहाँ पर कोड आपका ये लिखा है। अब यहाँ पे ये जो आंसर आप भेजोगे तो यह सब चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जैसे GS2 लिख दोगे वहाँ, ठीक है। टेस्ट 18 और यहाँ पर कोड यहाँ पर लिख देना है, राइट। तो यहाँ पर लिख के अपना आंसर टेलीग्राम पे आप डिपॉजिट कर सकते हो, राइट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ पर 4 क्वेश्चन मैंने दिए थे, एक क्वेश्चन ये, 2 क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में दिए थे और तीसरा चौथा ये, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ से पहला है, सरकार की संसदीय प्रणाली कार्यपालिका को नियंत्रित करने हेतु विधायिका में कई शक्तियां निहित करती है। भारतीय राज्य व्यवस्था में कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण की विधियों पर चर्चा करना है 200 वर्ड में, ठीक है। देखते हैं इसको। देखो 200 वर्ड में आप क्या क्या लिखोगे, पहले कहाँ से आंसर स्टार्ट करोगे, है ना। देखते हैं आंसर को। आप यहाँ से लिखोगे, पहली बात इसमें बताओगे कि यहाँ पर जो यहाँ से बोलोगे कि यहाँ पर जो हमारे संसदीय प्रणाली है उसके संदर्भ में बताओ कि क्या है संसदीय प्रणाली, क्या होती है, ठीक है। और यहाँ पर उसकी विधायिका और कार्यपालिका के बारे में बताएंगे कि क्या होता है ये, पहली बात में। सेकंड बात में बताएंगे कि यहाँ पर जो विभिन्न स्वरूप है हमारे, अर्थात जो हमारे विधायी कार्यकारी शक्तियाँ, ठीक है। और यहाँ पे जो वित्तीय कार्य के तरीके होते हैं वो क्या होते हैं, ये आप यहाँ पे बताओगे। थर्ड बात में आपको बताना है कि यहाँ पर जो आप इनको भी कैसे सुधार कर सकते हो, क्या क्या गतिविधि के लाकर के सुधार कर सकते हैं इस पर, ठीक है। इसमें क्या प्रभाविता हो सकती है, क्या अप्रभाविकता यहाँ पर हो सकती है इसमें, वो बताएंगे। उसके बाद अगला पॉइंट बताएंगे यहाँ पर कि जो हमारा विधायिका है और यहाँ पर जो कार्यकारी के प्रत्येक कार्य का वर्णन कैसे करती है ना, क्या क्या है वो सब आप यहाँ पे चर्चा करोगे और यहाँ पे अपने आंसर को पूरा करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में लिखेंगे हमारे कि यहाँ पर जो संसदीय प्रणाली क्या है और यहाँ पर इसकी विधायिका कार्यपालिका के क्या अर्थ है, इसको बताएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर पॉइंट्स में, भारतीय संसद में विधायिका एक विधि निर्माण करने वाली संस्था है, ठीक है, जो जबकि यहाँ पर कार्यपालिका हमारी ये कानूनों की जो कार्यान्वयन होते हैं उसके लिए यहाँ पर जिम्मेदार होती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट बताएंगे। सेकंड पॉइंट में आपको क्या बताना है, सेकंड पॉइंट में आप बताएंगे कि यहाँ पर जो संघीय कार्यपालिका है संसद का हिस्सा होती है, लेकिन यहाँ पर जो संसद कार्यपालिका की आवृत्ति नियंत्रित करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग कर सकती है, ठीक है। 2 पॉइंट आप यहाँ से इसको बताओगे। उसके बाद हेडिंग डालोगे आप यहाँ से संसदीय नियंत्रण की प्रणालियाँ, ठीक है। संसदीय जो हमारी नियंत्रण की प्रणालियाँ या पद्धतियाँ, ऐसे करके आप लिखोगे। इसमें आपको 3 से 4 पॉइंट लिखना है। इसमें लिखना है आपको, इसमें इसी के अंदर हेडिंग है आपकी सब हेडिंग प्रशासनिक नियंत्रण, ठीक है। प्रशासनिक नियंत्रण में क्या लिखेंगे कि यहाँ पर विधायिका जो होती है एक ढांचे के रूप में विधि का निर्माण करती है और कार्यपालिका का मूल यहाँ पर विधि के रूप में रूपरेखा के भीतर यहाँ पर सहायक सिद्ध होती है, ठीक है। सेकंड बात इसमें लिखोगे आप, जो विधायिका है ये सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका मूल विधि के दायरे में आती है और उस पर काम करे, राइट। तीसरी बात यहाँ से, इनके अतिरिक्त संसद राष्ट्रपति द्वारा जो हमारे वित्त पोषित यहाँ पर जो तीनों प्रकार के जो आपातकाल होते हैं, जैसे कि राज्य आपातकाल, ठीक है, वित्तीय आपातकाल, इनको मंजूरी यहाँ पर प्रदान करें, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हो पॉइंट। अगला यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया था प्रशासनिक नियंत्रण, आपको लिखना है पर अब विधायी नियंत्रण, ठीक है। विधायी नियंत्रण में लिखेंगे आप, विधायी नियंत्रण में क्या लिखेंगे, फर्स्ट से सेकंड 3-4 पॉइंट इसमें लिखना है आपको, विधि निर्माण की प्रक्रिया के दौरान विचार विमर्श, संसद को मंत्रिपरिषद पर विधायी नियंत्रण प्रदान करना होता है, ठीक है। दूसरी बात, विधायिका हमारी जो होती है कि प्रश्नकाल, शून्यकाल और आधे घंटे की चर्चा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव आदि के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित कर सकती है। ऐसे करके आप पॉइंट यहाँ से ऐसे दिखा सकते हो। ये सब अगर ज़्यादा पॉइंट हो तो आप इसे फिगर बना के दिखा सकते हो ऐसे करके, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला उदाहरण के लिए बता सकते हो कि हमारी कार्यपालिका द्वारा लाई गई जो हमारी विशिष्ट नीति है अथवा जो कार्य है उसको रोकने के लिए निंदा प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ अन्य प्रस्ताव जैसे कि यहाँ पर नीति संबंधी कटौती प्रस्ताव, मितव्ययिता कटौती, ठीक है, सांकेतिक कटौती, ये सब प्रस्ताव क्या सरकार के कार्यों की जांच पड़ताल करने के लिए उत्तरदायी यहाँ पर सिद्धांत को कायम करते हैं। तो ये सब पॉइंट आप यहाँ पे चारों बताओगे। कौन सा हो गया हमारा, विधायी नियंत्रण हो गया और प्रशासनिक नियंत्रण हो गया। अब आप लिखोगे यहाँ पर वित्तीय नियंत्रण क्या होता है हमारा इसका, ठीक है। वित्तीय नियंत्रण के बारे में लिखोगे, वित्तीय नियंत्रण के बारे में लिखना है आपको। इसमें भी 3 से 4 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट, इसमें बजट के संबंध में संवैधानिक प्रावधान के अनुसार विधि के माध्यम से किए गए हमारे जो विनियोग है उसको छोड़कर भारत में समेकित निधि से कोई भी यहाँ पर फंड नहीं निकाल सकता है, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी यहाँ पर जो मंत्री है सार्वजनिक व्यय की जांच करने वाली जो हमारी लोक लेखा समिति होती है उसका सदस्य नहीं चुना सकता है। समिति जो होती है उसमें भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक कैग और वार्षिक जो हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की जांच कर सकती है जो राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष रखी जाती है। तीसरी बात, यह विस्तृत प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक निधि का उपयोग
करने और यहाँ पर अपव्यय क्षमता को रोकने के लिए यहाँ पर कार्यपालिका के द्वारा विवेक स्वरूप में औचित्य के रूप में यहाँ पर काम किया जाएगा। अगला पॉइंट है, उदाहरण के लिए 2G घोटाला और यहाँ पर जो कोयला घोटाला था उसमें कुख्यात घोटाले को लेकर के यहाँ पिछली सरकार ने कार्यकाल के दौरान यहाँ पर मामले देखे गए थे। तो ऐसा इसे पॉइंट आप चारों बता सकते हो। उसके बाद निष्कर्ष अपना लिखना है। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? निष्कर्ष में लिखेंगे कि हमारे जो सैद्धांतिक रूप से जो ये प्रावधान है भारत जैसे जो आदर्श जो नियम स्थापित कर सकते हैं, परंतु वास्तविक में यहाँ पर नियम उतने ही प्रभावी जितने यहाँ पर नहीं, जितने यहाँ पर लागू करने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक बात और लिख सकते हो नीचे, हमारा संसद जो है ये वित्तीय नियंत्रण अनुदान की मांगों को तकनीकी जो प्रकृति से बाधित करती है ना, क्योंकि यहाँ पर जो सांसद हैं जो कि यहाँ पर एकमात्र साधारण व्यक्ति होते हैं, उनके समक्ष आने के लिए यहाँ पर काफ़ी हद तक जटिल काम करने होते हैं। तो ये सब बात आप यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, आंसर यहाँ से आपका पूरा होगा पहला। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 में हमने 2 क्वेश्चन दिए थे यहाँ पर, शॉर्ट क्वेश्चन थे एकदम। ठीक है, छोटे छोटे से। एक तो प्रोटेम स्पीकर और एक दिया था संसद की अवमानना। ठीक है, देखो प्रोटेम स्पीकर के बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, क्या होता है प्रोटेम स्पीकर के बारे में देखते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर जो हमारा होगा, आप लिखेंगे ये नवनिर्वाचित लोकसभा तत्काल स्पीकर को चुनता है, तत्काल स्पीकर का चुनाव जो होता है नहीं करता है, इसलिए लोकसभा की बैठक अध्यक्षता करने के लिए यहाँ पर लोकसभा और जो हमारी सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसको प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है। ये पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के सदस्यों की जो हमारी सहमति होती है उसके साथ चुना जाता है, ताकि यहाँ पर क्या होता है जो स्थायी स्पीकर है वो चुने जाने तक यहाँ पर अपने कार्यकाल तक यहाँ पर जारी रहे और यहाँ पर राष्ट्रपति स्वयं प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाए। ठीक है, ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लिखना है आपको। अगला लिखना है प्रोटेम स्पीकर की क्या भूमिका होती है ना, क्या इसकी भूमिका होगी उसको लिखना है। इसमें लिखेंगे पॉइंट डाल के 1 2 3 ऐसे करके पॉइंट डाल के लिखेंगे। प्रोटेम स्पीकर जो है हमारा ये लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों में शपथ दिलाता है, पहली बात। दूसरी बात आपको लिखना है वह सदन के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान यहाँ पर अध्यक्षता भी करता है, ये भी करेक्ट लिखना है आपको। ठीक है, तीसरी पॉइंट, ये स्पीकर की सभी, यहाँ पर बोलोगे लोकसभा अध्यक्ष है ऐसा बोल दोगे है ना, ये स्पीकर की सभी जो शक्ति है उसके दल बदल संबंधी जो हमारी शक्ति आदि का उपयोग नहीं कर सकता है, लेकिन दैनिक कार्यों को संपन्न कराने में वह एक स्पीकर के यहाँ पर समान पद पर काम कर सकता है और यहाँ पर विशेषाधिकार प्रतिरक्षा का लाभ उठा सकता है। ठीक है, ये पॉइंट आप यहाँ से बताओगे। राइट, यहाँ से आपका आंसर जो रहेगा 60 से 80 वर्ड में पूरा हो जाएगा। अगला लिखना है एक और, यहाँ पे जो शॉर्ट में लिखना है नोट्स को, संसद की अवमानना, इसमें कैसे लिखेंगे आंसर? देखो संसद की अवमानना में आपको लिखना है, पहले बताएंगे कि संसद की अवमानना जो हमारी होती है ये क्या है ना, और यहाँ पर बताएंगे कि कैसे इसका संवैधानिक प्रावधान हो सकता है, संबंध में क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं, लिखते हैं इसको। आप लिखेंगे पहले संसद की अवमानना एक ऐसा काम है या ऐसा कार्य जो संसद के किसी सदन की कार्रवाई अथवा उसके जो सदस्य थे अथवा उसके जो अधिकारी होते हैं उसके कर्तव्य में निष्पादन का अवरोध को उत्पन्न करते हैं, अथवा ऐसे कार्य जिनकी जो प्रकृति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों तरह से होती है। ठीक है, और सदन की गरिमा अधिकार को लेकर सम्मान की विरुद्ध होती है। ये पॉइंट आप यहाँ से बताओगे। अगला लिखोगे यहाँ पे संवैधानिक इसके प्रावधान क्या है, हेडिंग डालना संवैधानिक प्रावधान, उसके अंतर्गत आपको पॉइंट में लिखना है 1 2 3 4 ऐसे करके पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट इसमें देखते हैं, संवैधानिक प्रावधान में भारत में सदन की अवमानना के मामले में दंडित करने हेतु जो हमारी विधायिका है उसको शक्ति राज्य विधानसभा के मामले में संविधान का अनुच्छेद 194 का 3 उसमें यहाँ पर दी गई है, और संसद के मामले में अनुच्छेद 105 में 3 में यहाँ पर ये शक्तियाँ दी गई है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना सदन की अवमानना के विशेषाधिकार उल्लंघन, दोषी पाए गए व्यक्ति की जो सदन है उसकी निंदा कर सकता है। ठीक है, चेतावनी दे सकता है अथवा एक निश्चित अवधि के लिए यहाँ पर कारावास की सजा दे सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट, स्वयं के सदस्यों के मामले में सदन द्वारा 2 अन्य दंड दिए जा सकते हैं, जैसे कि अर्थात हमारा सदन की सेवा को निलंबन कर देना अथवा निष्कासन कर देना। ये आप यहाँ से लिखोगे, आपका आंसर यहाँ से पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो संसद की अवमानना और प्रोटेम स्पीकर के बारे में आपको यहाँ से टिप्पणी लिखनी है शॉर्ट नोट्स की। राइट, आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, वे अपवाद कौन से हैं जब भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से अबाध या बाध्य नहीं होता है ना। देखते हैं इसको, क्वेश्चन 3 को। देखो यहाँ से कैसे लिखोगे आप आंसर, ये आंसर लिखोगे आप, इसमें बताना पहले आप पॉइंट क्या बताएंगे। देखो बताएंगे यहाँ पर स्टार्टिंग कैसे करेंगे। पहली बात बताएंगे कि यहाँ पर जो हमारा भारत का राष्ट्रपति है संवैधानिक स्थिति को बताएंगे, क्या हमारी इसकी संवैधानिक स्थिति है। ठीक है, सेकंड बात इसकी क्या बताएंगे है ना, सेकंड बात इसकी बताएंगे कि किन परिस्थितियों में गणना कर सकता है राष्ट्रपति जो अपने विवेकानुसार यहाँ पर करेगा, क्या निर्णय ले सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या बताएंगे इसकी, थर्ड पॉइंट बताएंगे राष्ट्रपति की जो हमारी विवेकाधीन शक्ति होती है उसकी प्रासंगिकता की गणना कैसे करेंगे और उसका समापन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखना है आपको। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं आंसर को। पहली बात यहाँ से लिखेंगे, स्टार्ट कर देंगे, लिखेंगे भारतीय संविधान द्वारा प्रस्तावित हमारा जो सरकार है उसके संसदीय स्वरूप के तहत यहाँ पर राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। इंपॉर्टेंट बात है।
दूसरी बात यहाँ से लिखेंगे इसी में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यकारी जो हमारी शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला, लेकिन यहाँ पर पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यहाँ पर जो अनुच्छेद 53 है इसका सदैव अनुच्छेद 74 के साथ यहाँ पर पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जिसमें वर्णित है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो हमारी मंत्रिपरिषद है, राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन की सहायता की सलाह देगी, इसलिए राष्ट्रपति जो हमारा होगा ये नाम मात्र के कार्यकारी। ठीक है, अगला पॉइंट में लिखेंगे, इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान के आर्टिकल 42, भारतीय संविधान का जो हमारा 42 और 42 जो 44 संविधान संशोधन है, ठीक है, आर्टिकल नहीं, कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसके तहत हमारा 42वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को उसके कार्यों और संपादन के मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए यहाँ पर पालन करना पड़ेगा अनिवार्य रूप से। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट, हालांकि अपवादन स्वरूप यहाँ पर कुछ परिस्थिति ऐसी होती है जब राष्ट्रपति अपने स्वयं विवेक के अनुसार कुछ निर्णय ले सकता है, जैसे कि कौन कौन सा। एक तो यहाँ पर हो सकता है कि वो लोकसभा चुनाव के बाद यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना हासिल हो तो वहाँ पर उसके बीच में जो प्रधानमंत्री होता है वो यहाँ पर अपने जो मत डालकर किसी को नियुक्त कर सकता है। ठीक है, ये पॉइंट लिख सकते हो। अगला, यदि प्रधानमंत्री अचानक मृत्यु हो जाने का तो पद रिक्त हो जाएगा, उसकी स्थिति में क्या होगा, विधायिका व कैबिनेट की जो नेता है उसको नए प्रधानमंत्री के तौर पर चुने जाने का उसके पास विवेकाधीन शक्ति होती है। ठीक है, अगला, यहाँ पर जब मंत्रिपरिषद लोकसभा में बहुमत नहीं प्राप्त होता तो राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, अथवा यहाँ पर सरकार बनाने के लिए अन्य विकल्प भी दे सकता है ना, ये भी यहाँ पर इसके विवेकाधीन शक्ति है। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जब मंत्रिपरिषद सदन में विश्वास खो दे तो उसके बावजूद इस्तीफा देने से इनकार करने के लिए यहाँ पर राष्ट्रपति के पास एक शक्ति होती है। ठीक है, अगली पॉइंट है आपसे, जो निलंबन वीटो की शक्ति भी यहाँ पर इसको प्राप्त होती है, जब राष्ट्रपति विवेक जो हमारा विधेयक किया उसके किसी हिस्से को संविधान के जो संशोधन होते हैं उसको लेकर के संसद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है ना, ये भी पॉइंट आप लिख सकते हो। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की भी शक्ति होती है, इसका प्रयोग भी यहाँ पर कर सकता है। ठीक है, इसको भंग करने के लिए, राइट। अनुच्छेद 85 जो होता है वो भी इसकी शक्ति इसके पास होती है, क्या इसके तहत यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद है उसको संसद के सत्र का आयोजन करने से संबंधित राष्ट्रपति को उचित सलाह नहीं देता है, तो यहाँ पर ये भी वो उसको बुलाने के लिए यहाँ पर निर्देश जारी कर सकता है। ठीक है, ये सब पॉइंट इसके हैं, आप नोट कर सकते हो, बता सकते हो इसमें। ठीक है, आगे यहाँ पर लिखोगे जो इसका निष्कर्ष रहेगा उसमें, यहाँ पर राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ परिस्थिति जनक की प्रकृति होती है, जो हमारे परिस्थिति जनक की प्रकृति होती है। इसके संदर्भ में राष्ट्रपति को स्वयं ज्ञान और विवेक के यहाँ पर न्याय की भावना को अनुरूप यहाँ पर काम करना होगा। ये शक्तियाँ संसदीय प्रशासन के कामकाज को सुधार बनाने के लिए और उसको सहायता करने के लिए यहाँ पर प्रदान की गई और यहाँ पर उनकी लोकतंत्र की सच्ची भावना को बनाए रखती है। तो ये सब पॉइंट आप नोट कर सकते हो। ठीक है, देखो एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि देखो ये मैं जो आंसर बता रहा हूँ करा रहा हूँ वो अपने तरीके से भी आंसर लिख सकते हो। मैं आपको एक बात समझाता जा रहा हूँ कि पॉइंट अगर कुछ पॉइंट मिस होता है या फिर कुछ पॉइंट अपना ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो जो पेपर लोग देते हैं करीब 10 से 12 हज़ार लोग देते हैं। ठीक है, मेंस देंगे तो सबका आंसर सेम थोड़ी होगा कि यहाँ पर अगर पूछा तो सबका आंसर सेम नहीं, आप डिफरेंट टाइप में भी अपना आंसर कुछ ऐड कर सकते हो चीज़ें। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम पे कुछ और कॉपियाँ मांगोगे देखने के लिए कि कैसे आंसर लिखा है तो मैं आपको कॉपी भी प्रोवाइड करूँगा, आप अगर लिखना चाहते हो तो आप पे लिख के प्रोवाइड कर सकते हो अपना आंसर। ठीक है, या फिर अगर नहीं समझ आ रहा तो जब तक मैं आपको कराता जा रहा हूँ वो आंसर आप लिखते जाओ और कुछ टाइम से आप अपना आंसर खुद से स्टार्ट करोगे, जैसा भी लिखोगे कलर सही रहेगा वो आप टेलीग्राम पे भेजोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ से। 4 बोला है उन विधियों पर चर्चा करना है जिनके द्वारा संसद भारत में सार्वजनिक व्यय को नियंत्रित करती है, 200 वर्ड में। ठीक है, देखते हैं। देखो पहले क्या लिखेंगे, पहले हम इसकी पूरा बनाएंगे, स्ट्रक्चर क्या होता है बताएंगे, क्या हमारा जो हमारा सार्वजनिक धन के स्रोत है, सार्वजनिक व्यय पर हमारा अंकुश लगाने की यहाँ पर आवश्यकता क्यों है यह बताएंगे पहले। ठीक है, और मुख्य भाग में बताएंगे यहाँ पर कि हमारा जो धन का व्यय है नियंत्रित करने के लिए कैसे संसद के पास उपलब्ध जो हमारी पद्धति होती है उसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, थर्ड बात में बताएंगे कि यहाँ पर जो सार्वजनिक व्यय है कैसे संसदीय नियंत्रण को लेकर महत्व को दर्शाता है। ठीक है, तो 3 बात में लेकर के आपको आंसर लिख देना है ऐसे। राइट, स्टार्ट करते हैं। देखो अपने तरीके से भी आंसर आप लिख सकते हो, कोई यहाँ पर बाउंडेशन नहीं किया, जो बताया जा रहा है वही पॉइंट आप यहाँ पे नोट करो। ठीक है, स्टैटिक के पॉइंट है तो कुछ पॉइंट यहाँ पर सेम ही होने चाहिए, है ना, बाकी आप अपना जो भी आप मटेरियल से जहाँ से पढ़ते हो उससे अपने आंसर को लिख सकते हो। ठीक है, देखते हैं यहाँ से लिखेंगे आप, सरकार द्वारा कराधान के जो माध्यम से एकत्रित किए गए यहाँ पर जो सार्वजनिक धन है उसको व्यय किया जाता है, जिससे कि हमारा जो आवश्यक व्यय उसकी जांच करने के लिए यहाँ पर सार्वजनिक खर्च पर नियंत्रण महत्वपूर्ण होता है। अतः देश की जो वित्तीय स्थिति है उस पर नियंत्रण करने के लिए स्थान जो संस्थान होता है वो समान होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट, इस भूमिका का निर्वहन संसद द्वारा किया जाता है और भारतीय संविधान द्वारा कार्यकारिणी की बजाय यहाँ पर इसे वित्तीय नियंत्रण के लिए यहाँ पर अधिकृत किया जाता है। ठीक है, हेडिंग के द्वारा लिखेंगे आप, हेडिंग आपको लिखना है यहाँ पर सार्वजनिक व्यय को नियंत्रित करने की विधियाँ, सार्वजनिक जो व्यय होते हैं इसको नियंत्रित करने की विधियाँ। पॉइंट में लिखेंगे नीचे, भारतीय संविधान द्वारा भारत की जो हमारी सार्वजनिक व्यय है उस पर संसदीय नियंत्रण के उद्देश्य हेतु यहाँ पर जो विस्तृत हमारे संस्थागत युक्ति है उसका निर्माण किया जाता है। सेकंड पॉइंट में आपको हेडिंग लिखना है कि यहाँ पर
जो संसद का क्या अनुमोदन है ना, इसमें लिखेंगे जो हमारा भारतीय संविधान है इसका आर्टिकल 266 जो हमारा संचित निधि से है ना, उससे क्या होगा, यदि कोई धन यहाँ पर जो बिना किसी अधिकार के यहाँ पर इसे नहीं निकाल सकते हो, ठीक है, अथवा यहाँ पर ना ही इसको व्यय कर सकते हो, राइट, और ना ही इसको विनियोजित कर सकते हो, ठीक है। इसका अर्थ है कि कार्यपालिका द्वारा किए गए जो व्यय है वो संसदीय स्वीकृति से ही आवश्यक होंगे, संसद की स्वीकृति के बाद यहाँ पे इसे ले सकते हो, ठीक है। अगला हेडिंग अगली क्या लिखनी है, अनुदान मांग की चर्चा। अनुदान मांग की चर्चा, इस पर क्या लिखेंगे आप, इस पर 2 लाइन आप लिख सकते हो। जैसे कि संसद द्वारा बजट पर चर्चा की जाती है और उसे पारित किया जाता है जब बजट हमारा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए यहाँ पर भारत सरकार के जो अनुमानित बजट है प्राप्तियाँ उसके यहाँ पर व्यय को विवरण को दर्शाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, बजट की प्रस्तुति के पश्चात लोकसभा द्वारा विभिन्न हमारे जो मंत्रालय हैं और विभाग हैं उसको प्रस्तावित व्यय मांगों को लेकर चर्चा की जाती है इसमें, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बताएंगे, इन मांगों को विनियोग विधेयक के जो रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तदनुसार इनको पारित भी किया जाता है। ये सब पॉइंट आप पे लिखोगे। हेडिंग लिखना है आपको, प्रस्तावों के माध्यम से नियंत्रण। प्रस्तावों के माध्यम से नियंत्रण, इसमें क्या लिखेंगे, जो हमारे कटौती प्रस्ताव होते हैं सरकार द्वारा, यहाँ पर जो कटौती प्रस्ताव जो होते हैं ये सरकार द्वारा चर्चा के लिए प्रस्तुत किए गए वित्तीय विधेयक हैं, उसमें की गई मांगों के विरोध को लेकर यहाँ पर लोकसभा के सदस्यों के रूप में प्राप्त एक शक्ति होती है। अतः कटौती प्रस्ताव अनुदान की मांगों को लेकर यहाँ पर एक कटौती में ला सकता है, ये पॉइंट आप दिखाओगे। लेखा अनुदान आप हेडिंग में लिख सकते हो, ठीक है। लेखा अनुदान, लेखा अनुदान में क्या लिखोगे, इसमें लिखना है कि भारतीय संविधान का हमारा जो आर्टिकल 116 है उसके अंतर्गत लेखा अनुदान के लिए विशेष प्रावधान यहाँ पर किया गया। इसके माध्यम से लोकसभा विभिन्न मंत्रालयों को वर्ग को एक साथ यहाँ पर और विभिन्न पदों के लिए यहाँ पर व्यय करने के लिए अधिकृत कर सकती है, ये लेखा अनुदान में लिख सकते हो, ठीक है। अगला लिख सकते हो कि कैग हमारा जो है उसकी क्या भूमिका है, कैग की भूमिका ये भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे इसमें, जो हमारा भारतीय संविधान है इसके द्वारा कैग मतलब जनता का मालिक का परीक्षक, ठीक है, उसके कार्यकाल का प्रावधान किया गया जो सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है और उनका कर्तव्य है कि यहाँ पर जो सुनिश्चित करता है कि यहाँ पर सरकारी व्यय संसद द्वारा राज्य की जो विधानसभा है उसके द्वारा किए गए जो अनुमोदन है उसको अनुसारी हो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या लिखेंगे इसमें, दूसरी बात लिखेंगे वह केंद्र सरकार के जो खाते हैं उसके संदर्भ में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है जो इस रिपोर्ट का संसद के प्रत्येक सदन के रूप में रखता है, ठीक है। तो 2 बातें आप यहाँ से कैग के बारे में लिख दोगे। अगली बात क्या लिखोगे, संसदीय समितियों की भूमिका क्या होती है, संसदीय समितियों की क्या भूमिका होती है ये आप नोट करके लिखोगे, जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा ये, ठीक है। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लोक लेखा समिति एक अन्य संस्था है जिसे संसद द्वारा प्रतिवर्ष भारत सरकार को व्यय हेतु यहाँ पर दी गई राशि के विनियोग के रूप में खातों का परीक्षण के लिए गठित किया जाता है। सेकंड बात, समिति मंत्रालय की जो हमारे अनियमित या गैर हमारे लाभप्रद जो हमारे व्यय होते हैं उसमें संसद का ध्यान आकर्षण यहाँ पर कराती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लिखोगे कि यहाँ पर जो प्राक्कलन समिति है इसको भी यहाँ पर जो इसी की भांति यहाँ पर वर्ष में संसद द्वारा गठित की गई होती है। ये लोकसभा के प्रस्तुत व्यय के जो हमें अनुमान होते हैं उसकी जांच भी कर सकती है, ठीक है। यहाँ पर कह सकते हो कि अर्थात जैसे कि ये सरकार प्रस्तावित व्यय को लेकर के जांच करेगी, राइट। निष्कर्ष में क्या लिखोगे आप, निष्कर्ष में आपको लिखना है इस प्रकार भारतीय संविधान के तहत हमारा जो भारत में सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण एक विस्तृत प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। ये धन का व्यय करने वाले जो हमारे अधिकारी हैं उनकी निगरानी के लिए संसद में मौजूद जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उससे बहुत बेहतर और दूसरा माध्यम नहीं है, ठीक है। इसलिए संसद को सार्वजनिक धन के लिए संरक्षक के रूप में वर्णित किया जाता है। इतना पॉइंट लिखोगे, आपका आंसर यहाँ से पूरा हो जाएगा। देखो करीब मैं 200 वर्ड बता रहा हूँ, करीब 250 वर्ड का मैंने आंसर आपको बता दिया यहाँ से, ठीक है। कुछ की पॉइंट रहेंगे आप इसमें निकाल के अपना और यहाँ पे लिख सकते हो, पूरा मत लिखो जितना बताया मैंने, करीब आधा मतलब 4 से 5 पॉइंट आप बीच बीच के छोड़, जैसे मैंने किसी का 3 पॉइंट बता तो किसी का 2 पॉइंट कर लो, है ना, किसी का 5 बता तो किसी का 4 कर लो, ऐसे करके करोगे तो आपका 200 वर्ड में पूरा हो जाएगा, राइट। बाकी कुछ रहेगा तो आप नीचे कमेंट में पूछोगे। देखो आंसर प्रैक्टिस करना सीखो, लिखो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर को लिखो अभी से, अगर आप यूपीएससी देना चाहते हो, सच में तैयारी कर रहे हो तो रियल में, ठीक है। और मतलब आप ईमानदारी से अगर तैयारी कर रहे हो तो आंसर राइटिंग आपको करना बहुत जरूरी है। अभी दिसंबर तक क्या है मैं आंसर राइटिंग आपको करवाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे मेंटरशिप भी स्टार्ट करने वाला हूँ मेंस का, उसके अकॉर्डिंग भी आपको मैं टॉपिक दूंगा, उसमें भी आंसर आपको लिखने होंगे। तो मैं बहुत अच्छी चीज़ आपको स्टार्ट करने वाला हूँ, मेंटरशिप का डेली टॉपिक दूंगा आपको, वहाँ से आपको डेली आंसर लिखने होंगे, राइट। तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ, आपको एक एक चीज़ आप नॉलेज मिलता रहेगा और यहाँ पे अच्छी तैयारी हो जाएगी 2026 का जब तक आप एग्जाम दोगे प्रीलिम्स का तब तक के लिए, ठीक है। अभी मैंने स्टार्ट किया प्रीलिम्स के लिए एक टॉपिक, मतलब अभी कल मैंने दिया था, राइट, जो DMT है ना, मतलब जो हमारा डेली का मेंटरशिप होता है उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन दूंगा रोज आपको जो इंपॉर्टेंट होंगे, राइट, टॉपिक दूंगा प्रीलिम्स के लिए पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे भी मैंने स्टार्ट किया, आप जुड़ सकते हो वहाँ से भी, राइट। मैं यहाँ पर स्क्रीन में शो हो रहा होगा, ये मैंने यहाँ पर जो दिया है ये कल से स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। बाकी कुछ डाउट रहेगा आप टेलीग्राम पे नीचे पूछ सकते हो या फिर कमेंट में भी पूछ सकते हो, ठीक है। एंड करते हैं इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।